जन्नत के पते एपिसोड 5। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू ज़ैबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का खुलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि उसकी बेजारी और नींद भाग गई। वो महव से यकटक वो मंजर देखे गई। अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गईं। 5 यूरोज़ का इत्तसलात का कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागीं। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही न ले। उसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का ये पहला तजुर्बा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने उसे कोनी मारी तो हया ने पलटकर उसे देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स उनकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, सो डीजे का हाथ थामे उसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें। मैं उसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत, घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। उसने एक हाथ से कार्ड डालते हुए उन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो कि जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तह करके बाजुओं पर डाल रखा था। दोनों मुंतजिर से उसे देख रही थीं। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ? फिर उसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी। तभी रुख मोड़ गया। वो दोनों उसी तरह खड़ी उसे देखती रहीं। उनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। टीचर तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया इन लॉ के 5 सालों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस उनको अरबी ही सिखाई जाती थी, और उनका क्लासेस में अल्जेब्रियन और मिस्री असातिज़ा उन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतज़ाम, कहा तो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो, जाहिल औरत। तेज से उसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुलरहमान से बात हो गई थी। उसके काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। उसने रुक कर कुछ सुना और फिर मज़ीद झुंझलाहट से बोला। अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। उसने खटाक से फ़ोन रखा और उसकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स, बमुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो उन कार्ड्स को लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। सैफ आम ने रिसीवर उनकी तरफ बढ़ाया, फिर उनसे हटकर दूर चला गया। बस एक एक मिनट की कॉल करिएगा। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तंबी की। सुलेमान साहब ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं? तौबा, कितना रोती है। जी जी अब्बा जी, वो चुप हो गई है। और फिर जल्दी जल्दी अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। टीचर ने भी बामुश्किल 1 ही मिनट घर पर बात की थी। बाद में बकाया रकम देखी तो बामुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत और कंजूसी पर खूब पछताएं कि अब अबू धाबी से निकल कर तो ये कार्ड का किसी काम का नहीं रहेगा। हया ने उसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब उन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर चल रहे। हर टायर पर बैग्स और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। उन्हें कतई इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवास सी एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजरता तो वो डीजे का हाथ खींचकर उधर भागती, मैं करीब से देखने पर वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर उस पर भी किसी और का नाम दर्ज होता। हया, बताओ अब बैग्स कहाँ ढूंढें? टीचर ने परेशानी से उसे देखा। उसका सांस धुकने की तरह चल रहा था। हया ने बामुश्किल थूक निकली और चेहरे पर आते बाल का कानों के पीछे अड़से। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे सच में नहीं समझ आ रही। मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर हथेली उसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली ही दफ़ा जहाज़ में बैठी हूँ। हया ने ज़ोर से उसके हाथ पर हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफ़ी देर बाद उनको टायर्स की लिस्ट नज़र आई, जिस पर फ़्लाइट के मखसूस टायर्स का नंबर दर्ज था। फहरिस्त देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतना थक चुकी थी कि जब डीजे ने वही एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा तो वो अपना सारा नखरा और गुरूर बालाए ताक रखकर उधर ही ज़मीन पर बैठ गई। अपने बैग्स के साथ अब वो दोनों मज़े से फर्श पर बैठी हर आते जाते को देख रही थी, और इर्द गिर्द मुहज़्ज़ब नफीस लोग हैरत से उनको देखते गुजर रहे थे। टर्मिनल 1 से जो परवाज़ उनको मिली थी उनमें भी उस्मान शब्बीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात फरामोश करके वो अब उनकी तरफ मतवज्जा हुए और उनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों आई हो? तुर्की में घर जाना है? क्यों जाना है? सुबानजी यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचे होकर उनको देखा था। सुबानजी? उससे आगे की खातून ने कदरे 27 से चंद अल्फाज कहे थे जो हया को समझ ना आए। जवाबन उस्मान शब्बीर ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा तो वह खातून कदरे गड़बड़ाकर वापस रुख फेर गईं।
आपने उनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ, ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद ख्याल कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं हम, हमारा पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबरान हैं जो 2 रोज़ कबल रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तब तक ख्याल रखना। और फिर उनका आवाज़ शुरू हो गया। नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त उन्हें भूल गई थी, अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझलाकर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफुसू मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीले चादर पर सफ़ेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंजर के शहर में खोती चली गई। जहान सिकंदर का तुर्की उसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज़ उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत ही ज़बरदस्ती उस्मान शब्बीर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया। उस पर मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पर नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, लेकिन ऑफिस के नंबर पर मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरा प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना। वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख़ पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। मान शब्बीर से बामुश्किल जान छूट रही थी। उनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तसव्वुर ही हया के लिए सुहाने रू था। फिर भी उसके इसरार पर उन्होंने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड देखे बगैर रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल के यूरोपी तरफ वाक़ था। ये उसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात उसे हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 खित्तों को बाहम मिलाता था, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ, यानी अनातोलियन तुर्फ। अनातोलियन तुर्फ को उर्फ़ आम में पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियाँ धकेलते आगे आईं, रूमी फॉर्म के 2 अरकान उनको मिल गए जो उन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुल रहमान चुगताई, है ना हया? डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। चौगताई ने उनसे उनके बैग्स लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है। ए ब्रदर, प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चौगताई ने सर इस्बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों उनसे आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गईं। बेहद मेहमान नवाज कौम के इस सपूत ने उनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मुअम्मा वो सारी ज़िंदगी नहीं हल कर सकी। कौमी इम्कान ये था कि चौगताई की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, जिसके बाइस वो उनका मुद्दा समझ ही नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील करवा ली थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 25 रुपये का था और 1 यूरो 125 रुपये का। 55, 125, 55, 125। डीजे ज़ेर-लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और उनकी कीमत याद करके बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही यकबस्ता हड्डियों में घुसती, खून मुंजमद करती लहर ने उनका इस्तकबाल किया था। चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए। वो ठिठुरने लगी थी। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाईएस्ट में बैग्स रखते रखते हाँप गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चौगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर लेकर जाते हैं। इससे उनका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में डालने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसने ज़ोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश करवाया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में कहा, मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता पेश के मुताल्लिक़ बताता रहा। हया को सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखे गई। जो अमरीकी फ़िल्मों वाली बुलंद बाले इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरिबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और सड़क किनारे बिछी बर्फ़ की तहें, गोया सफ़ेद घास हो। बात ये थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े। चौगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले परफेजार पे डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, एमी ना पड़े तो बर्फबारी देखकर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें, अल्लाह करे रात बर्फ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने दिल में उसकी तायद की। विंड स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और उसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुशान पुल ने जोड़ रखा था। 2 खित्तों का मिलाप
دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا تھا اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا تھا۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ تائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید کھاد سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور وہ کیا کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی طرح سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائیس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی چستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے۔ میں سوبانجی سے میریٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MSc کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے آ نہیں سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ ران۔ ان کے تعارف کو حالہ نور نے اپنے مخصوص سی مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ ہے؟ ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترکی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چکتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بامشکل راستہ بناتے مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان کیمی لکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، انصاری محلے کے راستے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنی سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمیں وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی، اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بتایا، سی ہان، اور اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی ہوئی تھیں اور آگے بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ وہ بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بامشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلیں۔ چین ریسٹورنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھی میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے
कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हो गईं। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना हुआ था। लॉन्ग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग टूटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला के नवासी उरूसा से कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था, और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाया। हाले मुस्तादी से उनकी हेल्प करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है इधर? उन्होंने सूप का प्याला मेज पर रखा। हया ने एक नज़र उस मलगूबे को देखा। जी, मेरी फूफो हैं इधर। सूप को देखते हुए बोली। किधर रहती हैं? इधर। उसने पर्स से मुड़ा थोड़ा कागज़ निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र उस कागज़ को देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे। खाना शुरू करो। उसने कागज़ वापस हया की तरफ बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखे मरेंगे? इस मलगूबे की शक्ल देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खुलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से उसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल मसूर की दाल का शोरबा था, और उर्दू जैसे तुर्क में उसे शोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। बदिक्कत चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए चमचा भर रही थी। तुर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। शोरबा खत्म हुआ तो खाना आ गया। वो उससे भी बढ़कर बदमज़ा था। एक चावलों का पुलाव था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ न था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी, जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी, और ऊपर से ये बदमज़ा खाने मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वही तुर्क खवातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था, और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी भी नहीं थी। वजह उनके खुलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीक़ा था। प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोक कर उसे देखने लगे थे। चाहे आप लोग पढ़कर ही थक जाते हो, कमेंट करने की हिम्मत नहीं होती। ठीक कह रही हूँ ना गर्ल्स? हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड की हुमा कोई माकूल वजह बता रही थी। नहीं, वो दरअसल हया हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है, और ये पहली दफ़ा के लिए यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से वास्ता तो नहीं पड़ेगा। हया खिफ़्फ़त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ उनके घर आई थी, और उन्होंने मेज़ भर दी थी। फिर भी उसके नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई, तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है। यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, बबूक अदा। इस जजीरे पे उस माफिया का राज है, और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। उनकी बेटी ने खफकी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कान खोलकर सुन लो। हाले ने कदरे तिलमिलाकर मदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम दीन नहीं है। ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। तुर्क लड़कियां अपने तई बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। खदीजा भी उनकी बातों पे मुतमईन होकर शक्करपारे खाने लगी, मगर हया के हल्क में बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसने उस हबशी के मुंह से उस पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुज़हमिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो, और वाकई तुर्क घरेलू खवातीन के अफसानों में पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पर अमूमन ऐसे लोग नज़र रखते हैं। हया ने चौंक कर उन्हें देखा। उनकी झुर्रियों ज़दा चेहरे पर सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुनसी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सिम सूरत में उनके सामने आ गया था, या उनकी अक्ल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी?